नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और आने वाले नए साल के लिए सबको शुभकामनाएं। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थित है? कौन सा दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित है, यानी परमाणु शक्तियों का नियंत्रण कौन सा संगठन करता है, ये बताना है। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यानी कि सही आंसर हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये हो गया इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर। कुछ बातें ध्यान रखें इससे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आप बताओ कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय है। इतनी बात कम से कम इससे याद रखो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्रव्य का दबाव, लोच या प्रत्यास्थता जिसको कहते हैं, रेडियोधर्मिता, या इसमें से कोई नहीं। तो हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थता के सिद्धांत पे, यानी प्रत्यास्थता को हिंदी में कहते हैं लोच, इलास्टिसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया सही? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है ये, अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किसने किया था? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का अनावरण किसने किया था, ये बताना है। तो आपको पता है पुणे में नीरज चोपड़ा के नाम पर एक स्टेडियम में पवेलियन का नाम रखा गया था। तो वो नाम किसने रखा था? तो रखा था राजनाथ सिंह ने। आर्मी से कौन है? रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह। तो उन्होंने आर्मी पवेलियन में इनका नाम रखा था, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 राजनाथ सिंह। तो इनके बारे में कुछ बातें आप देख लो ध्यान से, जैसे 2021 में नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम रखा गया। ये कहाँ पे रखा गया था? याद रखना, पुणे के अंदर रखा गया था। इतनी बात को ध्यान रखें। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है? अपच, खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, तो इसके इस्तेमाल के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो अपच में होती है एसिडिटी, और एसिडिटी मतलब अम्ल। एसिडिटी से शब्द कौन सा आता है? अम्ल तत्वनाशक, यानी अपच के उपचार के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? अम्ल तत्वनाशक का, यानी सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3। देखें, कुछ बातें बताता हूं आपको मैं यहां पर, याद रखें। प्रतिजैविक दवाएं कौन सी दवाएं होती हैं? वे दवाएं जो जीवाणुओं के विकास को नष्ट कर देती हैं या रोक देती हैं, उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स, यानी प्रतिजैविक दवाएं। ध्यान रखें, प्रतिजैविक दवाएं कौन सी दवाएं हैं? जो जीवाणुओं के विकास को रोक देती हैं। वही है दर्दनाशक, ऐसी दवाएं हैं जो दर्द को निवारण करती हैं। और रोगाणुनाशक यानी एंटीबैक्टीरियल दवा कौन सी है? जिसको रोगाणुनाशक कहते हैं। तो वे जो सूक्ष्म जीवों के विकास को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं। इतनी बात को ध्यान रखें। तो हमारा अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? तो बताओ ये किताब किसने लिखी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है, सही आंसर है कपिल देव की, यानी सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। कपिल देव की ये पुस्तक है। कुछ डिटेल्स देखें आप इनके बारे में। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव के। चलो मुझे आप बताओ, किस खिलाड़ी को दीवार नाम से जाना जाता है? दीवार, कौन से क्रिकेटर को दीवार के नाम से
जाना जाता है? कौन सा क्रिकेटर है जिसको दीवार भी कहते हैं, ये बताना है आपको। और वह भारतीय, और याद रखना जो 1983 का क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसमें इन्होंने ही कप्तानी की थी, कपिल देव ने ही 1983 के। और इनके ऊपर एक आपने देखा अभी फिल्म बन रही जिसमें रणबीर कपूर ने काम भी किया है। याद रखना ये पहले सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, कपिल देव सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। और भी इनकी कई किताबें रहीं जैसे बाय गॉड डिक्री, माई क्रिकेट स्टाइल, स्टेट फ्रॉम द हार्ट और वी द सिख, ये सभी किताबें भी किसकी हैं? ये सब किताबें हैं कपिल देव की। तो इतनी बात इनसे आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ये, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये बताएं। आसान सा सवाल है, किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कंगना रनौत को, यानी सही आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनौत को दिया गया है महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन ए। कुछ बातें यहाँ पे बहुत ध्यान से रखें, ये लिस्ट को आप पूरा रट डालें, मैं बताता हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था उस फिल्म का नाम था मरक्कर। मरक्कर याद रखना, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम था उसका नाम क्या था? मरक्कर। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? छिछोरे को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 2 लोगों को मिला था, पहला मनोज बाजपेयी को और दूसरा था धनुष को। मनोज बाजपेयी को जो मिला था वो मिला था किसके लिए? तो मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए, और मैं नाम भूल गया उनको, क्या नाम है, धनुष को मिला था असुरन के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का पुरस्कार मैंने बताया ना, कंगना रनौत को मिला था 2 फिल्मों के लिए, मणिकर्ण का और पंगा मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है? गुमनामी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया था? संजय पूरन सिंह को। और संजय पूरन सिंह को ये जो भट्ट मूवी आई थी उसके लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म चुना गया था कस्तूरी को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक चुना गया था बी प्राक को। सर्वश्रेष्ठ महिला गायक चुना गया था शावनी रविंद्र को। इतनी बातों को कम से कम याद रखें। और सब सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार भी अगर याद रखना चाहें तो रखा गया था नागा विशाल को केडी फिल्म के लिए। इतनी बातें आप लिस्ट में याद रखें, स्क्रीनशॉट लें, कैसे भी इनको बार बार रिवाइज करते रहें। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा सीधो जो भी डिटेल हो उसको दे सकूं, और कोशिश करना कि पूरा वीडियो देखना, तभी आप मेरी लास्ट तक मेरी मेहनत को आप समझ पाएंगे और आपको भी काफ़ी फायदा होगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये 2 वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि 2 वस्तुओं का द्रव्यमान उनके मूल द्रव्यमान का 1/4 रह जाए तो उनके बीच की दूरी को बिना बदले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? अगर थोड़े भी आप समझदार हैं तो इसको लगा सकते हैं। आपने ऐसे गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, एक यहाँ पर एक, तो ये पहला द्रव्यमान है, ये दूसरा द्रव्यमान है, और इसके जो बीच की दूरी होती है वो उसके स्क्वायर के क्या होती है? बराबर होती है। इतना तो आप समझते हैं। इसके बीच की दूरी कितनी होती है? इसके स्क्वायर के बराबर। तो पहले F था, अब क्या हो गया? F/4, यानी F पहले था, ये लिखा हुआ है, पहले बल कितना था? F। अब कह रहा है उसका मूल द्रव्यमान का कितना हो गया? 1/4। तो बल भी कितना हो जाएगा? 1/4, यानी बल भी अब कितना हो जाएगा? 1/4, यानी F/4। और ये किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर के। तो ये बराबर किसके हो गया? F के। तो अगर आप देखेंगे तो ये F² बराबर किसके हो जाता है? 4 चौक 16 के, यानी F/ कितना हो जाएगा? ये F/16। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? F/16, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। इनको आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर में बदलती तो 1/4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर 4 होता, तो 1 उसका स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया? 4, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका सही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो फिर से आप पूछना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल हमारा है ये, हाल ही में खबरों में रहा ई अमृत पोर्टल
निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? ई अमृत पोर्टल, ये कौन से संगठन ने ये पोर्टल चालू किया है, ये बताना है आपको। तो ये पोर्टल चालू किया है किसने? ये पोर्टल चालू किया है नीति आयोग ने। ये पोर्टल किसने चालू किया? नीति आयोग ने इसे चालू किया है। इसके बारे में अगर आप जानो तो देख सकते हो, जो COP26 हुआ था, भारत ने ई पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मुख्य काम, पहले तो याद रखो, जो COP26 हुआ है वो ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ था। वहाँ पर पूरी दुनिया में ये बात की गई कि किस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। इसी चीज़ को पूरा करने के लिए भारत ने 2030 तक का एक रोड मैप बनाया है। इस रोड मैप के तहत भारत ने एक योजना तैयार की है। उस योजना का नाम है फेम योजना। और इस फेम योजना के तहत जितने भी लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे, उन इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने के लिए सरकार उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देगी। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए फेम योजना का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक वाहनों से सरकार प्रमोट कर रही कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के वाहन खरीदे जाएं, जिससे कि प्रदूषण को कम किया जाए। तो ये था इसका डिटेल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल, ये अगला सवाल, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया है, ये बताओ। तो मैं चाहता हूं इसका आंसर आप कमेंट में दो। बिल्कुल नया है तो आपको याद रखना चाहिए। बताइए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ये बताएं आप। इसमें अभिजीत बनर्जी को, यूजीन एफ को, या डेविड कार्ड को, या इसमें से किसे दिया गया है, आपको ये बताना है कमेंट में ज़रूर बताया करें। इससे आपकी भी तैयारी होगी और आपको पता भी लगेगा कि आप किस हद तक हैं। और मुझे इस बात की उम्मीद होगी कि हाँ, आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो कमेंट जरूर करें और वीडियो लास्ट तक देखते रहें, जिससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। अगला सवाल है ये, वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियों और वायु कोश वाले फेफड़े किस वर्ग में आते हैं? यानी वो कौन से, सिंपल ऐसे पूछ रहा, कौन से वर्ग के जीवों में जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं? हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। मानो कि हड्डियां तो खोखली है नहीं, तो किसकी हड्डियां खोखली होती है? याद रखना, जो जिसमें हड्डियों में भरा होता हवा वो होते हैं पक्षी। पक्षी वर्ग की हड्डियां क्या होती हैं? खोखली। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। देखो ध्यान से कुछ बातें, जो हमारे पक्षी वर्ग होते हैं, पक्षियों की विशिष्ट पहचान है कि इनके क्या होते हैं? पंख होते हैं। और ये जो फेफड़े होते हैं इनमें हवा भरी होती है, इनमें बड़े बड़े वायुकोश भरे जाते हैं। यानी कि जब सांस लेते हैं तो इनका फेफड़े फूल जाते हैं। इनमें वायवीय हड्डियां होती हैं। हड्डियों में क्या भरा होता है? हवा भरी होती है। याद रखना, हड्डियों में क्या भरे होते हैं? हवा भरी होती है। इतनी बात को याद रखें। अगले सवाल, कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये कथन किसका है कि अगर कोई भी नीति निदेशक तत्वों का अवहेलना करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके जनता के प्रति होगी। तो ये आपको पता है नीति निदेशक तत्व किसके विषय हैं? राज्य के विषय हैं। ये कथन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर कोई नीति निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होगी। ये इनका कथन है। जो नेता हुए हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े जो कथन हैं उनको आप याद रखा करें, पढ़ा करें। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए मैं 2-3 कथन बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके बारे में आप जरूर याद रखें। मैं कुछ को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बाबा साहब, आपने एक लाइन हमेशा सुनी होगी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये किसने कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने। उन्होंने ऐसे बहुत सारे कथन कहे जो हमारी ज़िंदगी में मायने रखते हैं। तो ये पढ़ने के लिहाज से नहीं, ज़िंदगी में उतारने के लिए भी ऐसे महापुरुष होते हैं। उनका एक कथन है कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए बल्कि महान होना चाहिए। उनको कहना है कि मन की साधना मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यानी हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये सबसे अच्छा ये सब मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा इनका कथन लगा। वो कहते हैं, मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति के स्तर से नापता हूँ। अगर आपको नापना है कि किसी समाज में कितनी तरक्की हुई है तो उसको नापने का तरीका है कि आप देखिए उस समाज में महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है। बाकी और भी बहुत सारे कथन हैं, आप इनको याद रखें, पढ़ते रहें। कुछ और बातें बताता हूँ अम्बेडकर साहब के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, आपको पता है ना,
कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था, याद रखें इस बात को। और बाबा साहब अम्बेडकर एक महान न्यायविद, शिक्षाविद, सुधारक थे, दलित वर्ग के नेता थे तथा उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बहुत काम किया। लेकिन उन्होंने, इस बात को याद रखना, जब भी आपको मौका मिले, अगर आप लड़की हैं, लड़का हैं, तो आप इनके विचारों को पढ़िएगा कि इन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए कितनी लड़ाई की है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं, किसी भी वर्ग हो, दलित हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, सभी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। याद रखें 1942 में इन्होंने इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना भी की थी। संविधान में ये मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। और भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। याद रखें कि बात यहाँ पे ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो पहले कानून मंत्री थे, 1970 का जो विषय चल रहा है, इस विषय के विरोध में थे। बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी 370 को लागू नहीं करना चाहते थे। समान नागरिक संहिता पर शुरुआत से इनका बल था। चलो आप मुझे बताओ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यूसीसी यानी यूनिवर्सल सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है? तो यहां से इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? ये है हमारा अगला प्रश्न। तपेदिक प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी वैक्सीन किसने बनाई थी? मैं इससे सिंपल आपसे पूछोगे, ये सवाल आप कमेंट में बताएगा, बीसीजी का टीका किसने बनाया था? बताएंगे बीसीजी का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर, जोनास सॉल्क, अल्बर्ट कैबलेट या कैमिली ग्यूरिन या जूलियस पाश्चर? 2 होमवर्क हैं। पहला बताओ कि बीसीजी का टीका किसने बनाया है, और दूसरा बताएं आप कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपका होमवर्क है। आते हैं अगले सवाल पे, कुछ आप अपनी तरफ से भी करें। तो हमारा अगला सवाल कौन सा है? ये मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? ये चीजें तो हमेशा रटी होनी चाहिए, कौन सी रेखा कौन से देशों के बीच है। तो मैजिनॉट रेखा कौन सी देश के बीच स्थित है? पिछले भी बता चुका हूं, पिछली बार। तो मैजिनॉट रेखा स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। कुछ रेखाओं को याद रखें। देखो, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैजिनेट रेखा कहाँ पे? अभी बताया, मैजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और 30वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ऑर्डरनीस लाइन, इसको याद रखें, ऑर्डरनीस लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इतनी बातों को आप ध्यान रखें। अगले सवाल पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा अगला सवाल। चांदी को खुले में रखने पर आमतौर पर जंग का रंग कैसा होता है? चांदी पर जो रंग लगता है, जंग लगता है, वो कैसा होता है? चांदी पर लगने वाला रंग होता है, जंग होता है काला, यानी ऑप्शन नंबर हो गया 2 काला। ये हो गया आपका सही आंसर। अगले सवाल में आते हैं। ये हो गया हमारा अगला सवाल। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, बताइए जगन्नाथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा ये हो गया अगला सवाल। ये पुनीत राजकुमार का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया, वो क्या थे? पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, वो कौन थे बताइए। चलो मैं ये सवाल भी आपको होमवर्क में ही दूंगा, अभी बिल्कुल नया है। पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? मैं इसके लिए एक आज अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें इनको डिटेल से बताऊंगा। आप बताइए पुनीत राजकुमार का निधन हुआ, वे कौन है? उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे और मेरे साथ मेहनत जरूर करेंगे, जिससे कि आप आगे जरूर बढ़ेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा ये, पर्ल एस के नाम से किसे जाना जाता है? पर्ल एस के नाम से किसे जाना जाता है? तो पर्ल एस किसे कहते हैं? तो पर्ल एस कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पर्ल एस के नाम से जाना था पोटेशियम कार्बोनेट को। कुछ बातें देखो, कुछ रासायनिक नाम होते हैं उनको आपको पता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा भी कहा जाता है। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं, जो आपके सवाल में पूछा गया था। और कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। इन सब बातों को याद रखें। तो अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल हमारा है ये,
मौर्यकालीन भारत में वितरण होने वाली इंडिका की पुस्तक के लेखक कौन है? जो सवाल मुझे लगेंगे मैं आपसे पूछूंगा वो मैं आपसे पूछूंगा। बताओ, ये भी आपका होमवर्क है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे ये बताना है आपको, समझ गए? तो बताओ इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है? इसमें से बताइए ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, ये बताना है। तो देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। याद रखें, जो नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक, यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। जितने, याद रखना, जितने किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो जिसमें देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 6, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 6। इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं। और याद रखना न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर परमाणु भार से परमाणु क्रमांक निकाल देते हैं, यानी 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो ये हो गई न्यूट्रॉनों की संख्या। कितना बचा, 7। तो ये हो गई न्यूट्रॉनों की संख्या। वैसे ही इसमें देख लें, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 क्या होगा, प्रोटॉन होगा। और 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। इसीलिए इसमें इसको कहा गया है सम न्यूट्रॉनिक। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका हो गया सही आंसर। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा है ये, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताओ राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये सवाल तो बिल्कुल आसान है। ये सवाल है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सुभाष चंद्र बोस जी से बहुत सारे सवाल बनते हैं, कुछ बताता हूं। देखो, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन त्रिपुरी में 1939 में गांधी जी से किसी बात पर लड़ाई हो गई तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने किसान सभा की भी स्थापना की थी। 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना, जिसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया गया था, उसके वो अध्यक्ष बन गए। उन्होंने प्रसिद्ध नारे दिए, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। याद रखें, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। इतनी बातों को याद रखें कम से कम। बाकी और भी कई बातें हैं, जैसे बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडित थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी कम से कम इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बताता हूँ क्योंकि एक सवाल में कम से कम 10-20 सवालों को सीख पाएँ। अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल हमारा है ये, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें नहीं होता है? मृगतश्ला में, कैलेडोस्कोप में, या हीरे की चमक में, या ऑप्टिकल फाइबर में? तो जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं, मृगतश्ला में भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, हीरे की झिलमिलाहट में भी होता है, और ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है। लेकिन जो कैलेडोस्कोप है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया नहीं होती है। इतनी बात को याद रखें। चलो आप बताओ मुझे, इंटरनेट कौन से माध्यम, इन चारों ऑप्शन में इंटरनेट कौन से माध्यम से चलता है? इंटरनेट कौन से माध्यम से चलाया जाता है? अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो ये हो गया हमारा अगला प्रश्न। ये, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? मुगल सम्राट, कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहते हैं? तो आसान सवाल है, जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। एक कट्टर मुस्लिम शासक था और इसने जो दूसरे हिंदू थे, उनके जो दूसरे धर्म के लोग थे, उनके त्योहारों को भी बंद करवा दिया था। देखें, उसने खुद को आलमगीर कहा था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब के समय मुगल सम्राट सबसे बड़ा हो गया था। उसके दरबार में गाना, नाचना, सती प्रथा, कलमा, सिक्का पढ़ना, ज्योतिष विद्या पढ़ना, तुलादान करना, इन सभी चीज़ों पर बैन लगा दिया गया था। और कुछ बातें इसके बारे में, शराब पीना, भांग बेचना, हाँ ये सब बैन था। याद रखना, ये पूछता है औरंगजेब क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। औरंगजेब बीड़ा बजाने में पारंगत था। 1679 में उसने जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया था।
इन सब बातों को आप ध्यान रखें। उसने बीबी का मकबरा बनाया था, बीबी का मकबरा बनाया जिसे द्वितीय ताजमहल के भी नाम से जाना जाता है। दिल्ली की मोती मस्जिद भी उसने बनवाई और बादशाही मस्जिद लाहौर की भी उसने बनवाई थी, याद रखें। तो इतनी बातों को याद रखें। अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है ये रहा हमारा अगला सवाल। 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली इतिहास की पहली महिला कौन बनी है? करंट अफेयर से सवाल है, बताइए 7000 रन बनाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बताएं। चलो इसको मैं आपको होमवर्क देता हूं, आसान सवाल है। 7000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं भारत के अंदर, ये बताओ आप। अगला सवाल ये बताएं, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है? पानी को शुद्ध करने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये बताना है। तो आपने सुना ना, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 20 का हो गया सही। अगला सवाल बताओ। अगला सवाल है हमारा ये, अप्रैल 2021 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यानी सिपरी के द्वारा सैन्य डेटाबेस में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सैन्य संपदा है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, ये बताना है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है भारत। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया अमेरिका। अमेरिका पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है और भारत तीसरे नंबर पे है। हथियारों की खरीद के मामले में, हथियारों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे भारत है, पहले नंबर पे अमेरिका है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? चलो बिल्कुल आसान सवाल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो बताओ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? ये ऐसे सवाल जो मैं देता हूँ उसमें आपको चेक करना चाहता हूँ कि क्या आपकी नॉर्मल बेस की तैयारी है या नहीं है। तो इसमें से बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है, ये बताना है आपको। अगले सवाल को बताओ आप। चलो ये बताओ, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 16 नवंबर, 20 नवंबर, 14 नवंबर या 13 अक्टूबर? तो बताओ सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है 14 नवंबर। 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका है सही आंसर। याद रखें, पूरी दुनिया में एक बड़ी बीमारी के रूप में मधुमेह सामने निकल कर आया है। पूरी दुनिया में आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितने लोग, करीब देख रहे हैं 46 करोड़ लोग मधुमेह मतलब डायबिटीज से पीड़ित हैं। 2023 तक एक महामारी का रूप 2030 तक एक महामारी का रूप लेगा और पूरी दुनिया में 578 मिलियन से लेकर 2045 मतलब 2030 से लेकर 2045 के बीच में 578 मिलियन लोग इससे पीड़ित हो जाएंगे। 2021 से लेकर 23 तक का मधुमेह दिवस का थीम याद रखना, क्या थीम रखा गया है? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। बहुत ध्यान से याद रखना, विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या थी? तो आप बताएंगे एक्सेस टू डायबिटीज केयर। 2021 से 23 तक चलेगी। कुछ दिवस और हैं जिनको मैं बताता हूं, जल्दी से याद कर लो। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाते हैं। सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। विश्व दर्शन दिवस 18 नवंबर को मनाते हैं और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाते हैं। इतनी बातों को ध्यान रखना। अगर आप रिवीजन मेरे साथ करते रहे तो विश्वास करिए एक दिन में आप 200 से लेकर 250 सवाल भी रिवाइज कर पाएंगे 1 घंटे से कम के समय में। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा है ये, सॉरी, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश कैडर के किस आईएएस अधिकारी ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है? तो टोक्यो पैरालंपिक में कौन से आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने पदक जीता था? तो ये सब बातें तो क्लास में भी हो चुकी हैं, आपने पढ़ा भी कई बार है। तो कौन है? नोएडा के वो डीएम भी थे, उनका सही नाम है सुहास एलवाई। सुहास एलवाई ने जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें पदक जीता था। चलो होमवर्क में बताओ, सुभाष जो एलवाई हैं इन्होंने कौन से खेल में पदक जीता है ओलंपिक में? क्या बता सकते हैं या मैं बताऊं? आप बताएं कमेंट में कि सुभाष एलवाई कौन सा पदक
कौन सा पदक जीता था और कौन से खेल में कौन सा खेल खेलते हैं वो। अगला सवाल आते हैं, अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया था? अंग्रेजों ने क्यों कहा था कि उन्हें बंगाल का विभाजन करना जरूरी है? तो अंग्रेज कहते थे कि बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें आज का पूरा बांग्लादेश आता है, उड़ीसा आता है, पश्चिम बंगाल आता था, बिहार आता था, बहुत बड़ा था। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने में दिक्कत होती है। यानी उन्होंने सही आंसर क्या किया था? प्रशासनिक सुविधा को सही करने के लिए बंगाल का विभाजन किया था। इसके बारे में हम कई बार डिटेल से पढ़ चुके हैं, अभी हम इसके डिटेल पर नहीं जाएंगे। अगला सवाल आते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो गया? ये महासागरों पर नौकायन करते समय देशांतर मापने के लिए समुद्री कालक्रम का आविष्कार किसने किया था? यानी जब आप समुद्र में चले जाते हैं तो समुद्र में जो समय होता है उसको नापने की मशीन किसने बनाई थी या किसने ये सिद्धांत दिया था? तो याद रखना, ये सिद्धांत समुद्र में समय नापने का सिद्धांत दिया था जॉन हैरिसन ने। जॉन हैरिसन ने ये सिद्धांत दिया था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो गया ये, निम्नलिखित में से किसे 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बताओ। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अक्कितम अच्युतम नंबूदरी। यानी सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4, अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को ये पुरस्कार दिया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों में नग्न बीज पाए जाते हैं? नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, बताओ। क्लास में तो आप अभी इसको पढ़ ही रहे थे। नग्न भ्रूण पाया जाता है किसमें? तो हम कहते हैं नग्न बीजी पौधों क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। नग्न बीजी पौधे क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म। अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है, पौधों को कितने समूह में बांटा गया है? पौधे कितने समूह में बांटेगा? पौधे को कितने समूह? तो आपने पढ़ा होगा टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इस तरह के आपने थैलोफाइटा कितने समूह पढ़े हैं? तो याद रखने, हमने पौधों को कितने हिस्सों में, कितने भागों में बांटा है? तो हमने कितने हिस्सों में बांटा? 5 उसमें भागा गया। जैसे आपने बोला ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, 5 हिस्सों में पौधे को समूह में बांटा गया है। अगला सवाल ये है, एक कार विरामावस्था, मैं चाहता हूं ये न्यूमेरिकल आप मुझे लगा के बताएं। मैं आपको अगले, बहुत आसान सा है, एक ही लाइन में कहो तो मैं बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये न्यूमेरिकल आप लगाएं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैंने जितना भी एनालिसिस किया है रेलवे परीक्षाओं में उसमें न्यूमेरिकल का काफ़ी अच्छा नंबर था। क्या आप लगा पाएंगे? अगर ना लगा पाएँ तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें कि सर आप इसे अगले वीडियो में बता दें। समझ गए? इसको लगा के दिखाएं, बिल्कुल आसान है। मैं चाहूँ तो एक लाइन में आपको बता दूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर लगा के मुझे कमेंट में बताएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है ये, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर पर निर्भर करती है। अगर प्रकाश से होने वाली अभिक्रिया है तो वो किस पर निर्भर करेगी? सिंपल सी बात है, वो निर्भर करेगी प्रकाश की तीव्रता पर। समझ गए ध्यान से? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है तो किस पर निर्भर करेगी? प्रकाश की तीव्रता पर। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका है सही आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लांगेटा, तंत्रिका तंत्र, या इसमें से कोई नहीं? तो बताओ, आसान सा सवाल है ना। मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क को, ये मतलब ये शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। आप देखते हैं ना, जब डांस करते हैं तो आप एक पैर पे भी खड़े हो जाते हैं तो गिरते नहीं है। तो शरीर को या हृदय को जो कंट्रोल करने का काम होता है वो किसका होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का। यानी ऑप्शन नंबर हो गया इसका सही 2। कुछ बातें और देखें आप। देखो, मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, अग्रमस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क और पश्चमस्तिष्क। जो अग्रमस्तिष्क होता है, अग्रमस्तिष्क में एक हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क के अलग अलग हिस्से होते हैं जिसमें कहते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। याद रखना। और जो हमारा मध्यमस्तिष्क जो हमारा क्या कहते हैं मध्यमस्तिष्क होता है या प्रमस्तिष्क में और भी हिस्से होते हैं, वो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। थैलेमस
मैं एक चित्र दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले तो कुछ बातें आप ध्यान रखें। जो हाइपोथैलेमस होता है, शरीर का जो हिस्सा होता है, मतलब मस्तिष्क का हिस्सा जो हाइपोथैलेमस होता है, ये बॉडी में सेक्स को, सुख को, दर्द को, भूख को, प्यास को, रक्तदाब को, शरीर के ताप को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में कौन मदद करता है? हाइपोथैलेमस। याद रखना, हाइपोथैलेमस के बारे में इतनी बातें याद रखें। यह है मध्य मस्तिष्क का क्या काम है? देखो, ये प्रेरक गतियां, आंख की गति, सांस की गति, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। वहीं पश्चिम मस्तिष्क के अंदर अभी आप पढ़ ही रहे हैं, ये देखो, ये है मस्तिष्क का फिगर। अगर आप इसको देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये तो हो गया अग्र मस्तिष्क। ये जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये है मध्य मस्तिष्क। और ये वाला हिस्सा अगर आप देखें, इस हिस्से को कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जिसको आपने कहा है, तो और ये जो ये लाइन निकली हुई, इसको कहा जाता है मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। इसी से तंत्र का तंत्र भी पूरे शरीर के अंदर जाती है। तो आगे अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो गया ये हो गया हमारा अगला सवाल। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा, ये बताए। त्वरण निकालना है एक लाइन के। न्यूमेरिकल जो बहुत कठिन नहीं आते, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो बताओ, तो आपने फार्मूला तो पढ़ा ही है। क्या फार्मूला होता है? F बराबर ma। तो F का मान तो पहले ही दिया है, कितना भाई? 100। m हमारे पास है 50, a निकालना है त्वरण, तो 50 दूना 100, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सा हो गया सही आंसर? यानी ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया इसका सही आंसर। उम्मीद है आप सीख रहे होंगे और अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। और क्या सुझाव और कैसे सवाल चाहते हैं? अगर कोई आपका सुझाव, मुझे लगता है कि सुझाव की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं जब भी टेस्ट बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि चीज़ों को वैसा ही इंक्लूड करूं जैसे कि एग्जैक्ट पेपर होता है। पहले मैंने जितने भी ग्रुप डी पेपर हो चुके हैं पूरे को एनालाइज किया है, उसके बाद ही इस टेस्ट को मैं बनाता हूँ। उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। और क्या कर सकते हैं? हाँ, एक बात याद रखें कि चैनल को पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, इन सब चीज़ों को कहना ना पड़े, क्योंकि मुझे कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चैनल आपका है, जितना आगे बढ़ाएंगे उतना फ़ायदा सबका होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही। धन्यवाद। जय हिंद।